नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है सहकारी आंदोलन। सहकारिता के नाम से भी लिखा जाता है या फिर सहकारी आंदोलन के रूप में भी इसको लिखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के अंदर इसका किस प्रकार से उल्लेख है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संविधान में जो है इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, सहकारिता के लिए राजस्थान के अंदर क्या संरचना है, और वर्तमान में या फिर हाल ही के वर्षों के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई है, इस क्रम के अंदर इस चैप्टर को अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ सामान्य जानकारी है। जैसे कि आप सभी को पता है, सीईटी 10+2 जो है, इस एग्जाम के लिए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो कि टोटल 15 टेस्ट जो है वह इसमें आपके जो है वह शामिल किए जा रहे हैं। टोटल है 15, जिसमें से 10 जो है वह आपके टॉपिक वाइज यानी कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, 5 जो है वो फुल लेंथ यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस पर आधारित है, और पहला टेस्ट जो है वह सभी के लिए फ्री रखा गया है। और यह टेस्ट सीरीज जो है वह आपके 199 रुपए के अंदर ऑफर प्राइस के अंदर अभी मिल रही है, तो आप इसको जो है वो खरीद सकते हैं, ऐप के ऊपर है। इसके अलावा राजस्थान जो आपके सीईटी का एग्जाम है 10+2 का सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके 11 प्रैक्टिस पेपर के लिए जो है वह अपनी संजीव पब्लिकेशन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन की भी एक बुक आ रही है, वो आप लाकर और विथ ओएमआर जो है ये ऑफलाइन आप इसको दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, तो इसमें से भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सामान्य जानकारी थी। अभी अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के अंदर सहकारी आंदोलन या फिर ऑल ओवर अगर अपन सहकारी आंदोलन या सहकारिता की बात करते हैं, तो इसका सिद्धांत क्या है। देखो, सहकारिता का मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें वही इसका सिद्धांत है, यानी कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। मान लो कि 5 दोस्त है, ये 5 दोस्त है, 1 2 3 4 और 5। इन 5 दोस्त का मतलब क्या हो गया, एक सबके लिए। मान लो कि इन चार को अगर पैसों की आवश्यकता है, मान लो कि 100 रुपए चाहिए, ये इस एक के पास में अगर पैसे है तो ये इसको दे देगा चारों को, तो एक क्या हो गया, सभी के लिए हो गया। सब एक के लिए, मान लो कि इस एक को पैसों की आवश्यकता है और इन चार के पास में पैसे हैं, इसको 100 रुपए चाहिए, तो ये सारे के सारे मिलकर इसको 100 रुपए दे देंगे। सहकारिता एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कुछ या फिर कई सारे लोग, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जिसमें यदि किसी एक को आवश्यकता पड़े तो सारे के सारे बाकी मिलकर उसको सहायता कर देंगे, किसी दूसरे को हो तो बाकी सारे मिलकर उसको सहायता कर देंगे। ये कहलाता है सहकारिता। बेसिकली सहकारिता जो है यह किसी प्रकार का कोई आपके गवर्नमेंट का जो है वह एक संगठन नहीं होता है। सहकारिता जो है वो लोगों के द्वारा अपने स्तर पर बनाई गई एक जो है संरचना या फिर संगठन कह सकते हैं। इसका सैद्धांतिक अर्थ जो है वह होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। पहली बात सिद्धांत। दूसरी चीज आती है सहकारी आंदोलन क्यों, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है सहकारी आंदोलन की। सहकारी आंदोलन मुख्य रूप से देखो, अगर यह वाली कंडीशन हो जाती है, तो अगर ये वाली कंडीशन अगर नहीं होती तो किसी एक व्यक्ति को मान लो अगर पैसों की आवश्यकता होती, तो बाकी वाले उसको कोई नहीं देते हैं, उसका फिर जो है वो भविष्य भी खराब हो जाता है और वर्तमान भी खराब हो जाता, यानी कि सामाजिक रूप से वो क्या हो जाता, पिछड़ जाता। लेकिन सहकारिता की वजह से क्या हुआ कि इस एक को पैसे चाहिए थे, बाकी चार ने सहायता की, मिलकर इसको पैसे दिए और इसका काम निकल गया। यानी कि सहकारी आंदोलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्तियों के सामाजिक उत्थान के लिए जो है वो काम करने वाला एक विशेष प्रकार का विचार कह सकते हैं इसको, और यह सदस्यों के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, सदस्यों के द्वारा ही संचालित किया जाता है और सदस्यों के लिए ही संचालित किया जाता है सहकारिता। यह आपका सहकारी आंदोलन है। संविधान के अंदर इसका उल्लेख कहां कहां पर मिलता है, यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सहकारी आंदोलन से। चूंकि सहकारी आंदोलन का संविधान में उल्लेख नहीं है, सहकारिता का उल्लेख है। आपके टॉपिक लिखा हुआ है सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन का मतलब है कि आंदोलन कहां से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, और फिर बाद में जो है इसको जाके संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से मिलता है। तो सहकारिता जो है वो भारत के संविधान के अंदर 97 यानी कि 97वां संविधान संशोधन किया जाता है। कब होता है, 2011 में, और उसके द्वारा निम्न भाग और अनुच्छेद के अंदर सहकारिता को जोड़ा जाता है। यानी कि 2011 के अंदर 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारिता को भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद 19(1) के सी के अंदर जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इसके अंदर आपको 19(1) सी के मतलब है कि आपको संघ बनाने का अधिकार मिलता है।
19(1)(a) के अंदर है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(2) के अंदर जो है वह आपको किसी भी प्रकार के जो है वह विचरण का अधिकार है। सी के अंदर आता है कि आपको संघ बनाने का भी अधिकार आता है, यानी कि यह किसके बारे में बताता है, सहकारिता के बारे में बताता है, जो कि आपके 2011 में आता है। दूसरा आता है अनुच्छेद 43B या फिर 43 ख के अंदर जो है वहां पर भी सहकारिता का उल्लेख मिलता है। पूरा का पूरा एक भाग 9B, आप सभी को पता है कि भाग 9 जो है वो पंचायती राज का है, भाग 9A जो है वह आपके नगर पालिका का है, और भाग 9B जो है वह किसका है, यह भाग आता है आपका मुख्य रूप से जो है वो सहकारिता से रिलेटेड, तो यह सहकारिता से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप सभी को पता है कि इसी भाग के अंदर अनुच्छेद 243 के अंदर जो है वह भाग 9 के अंदर 243 में पंचायती राज है, उसी 243 के अंदर 243 ZH से लेकर ZT तक जो है वह आपके सहकारिता का उल्लेख है। यानी कि भारतीय संविधान में सहकारिता 2011 के 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और उसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के सी में किया गया, 43 के बी में यह पहले से ही था मौलिक कर्तव्य के टाइम में। इसके अलावा भाग 9B जो है इसके अंदर यह आता है, मौलिक कर्तव्य नहीं, डीपीएसपी जो आपके राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंतर्गत आर्टिकल 43B के अंतर्गत, और भाग 9B के अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक भी इसका उल्लेख मिलता है। देखिए शुरुआत, राजस्थान के अंदर सहकारी आंदोलन की शुरुआत या फिर सहकारिता की शुरुआत कब और कैसे और कहां से होती है। देखिए सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऑल ओवर अगर सहकारिता को लेकर अगर कोई भी कार्य किया गया था तो वह भरतपुर के अंदर काम किया गया था और एक सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। भारत के राजस्थान के अंदर पहली बार अगर कोई सहकारिता को लेकर कोई संगठन या फिर कोई भी बैंक, कोई किसी भी प्रकार की कोई चीज अगर बनाई गई थी तो वह सहकारी कृषि बैंक बनाया गया, जो कि भरतपुर के अंदर बनाया गया था। दूसरा आता है आपका कि राजस्थान के अंदर जो सहकारिता की शुरुआत है वह अजमेर जिले से मानी जाती है, और 1904 के अंदर राजस्थान का जो अजमेर जिला है यहां से सहकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है, अजमेर से, और कब मानी जाती है, 1904 में। और इसी 1904 की देन थी कि अजमेर के भिनाई के अंदर 1905 के अंदर जो है वो अक्टूबर 1905 में राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई। तो दो चीजें निकल के आ गई, सहकारिता की राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर से मानी जाती है, और राजस्थान के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में पहली सहकारी जो आपके समिति बनाई गई थी वह पहली सहकारी समिति 1905 अक्टूबर 1905 भिनाई के अंदर बनाई गई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में कुछ संस्थाएं स्थापित होती है, जैसे कि केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ये 1910 के अंदर अजमेर में स्थापित होती है। इसी प्रकार से सबसे पहले जो है वो सहकारी कानून जो है वह राजस्थान के अंदर भरतपुर रियासत के द्वारा 1915 के अंदर बनाया जाता है। यानी कि सहकारिता के लिए पहली बार जो काम करने वाली संस्था आती है वो कौन सी आती है, भरतपुर रियासत जो है वो पहली आती है 1915 में। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर पहला भूमि बंधक बैंक जो है यह 1924 के अंदर अजमेर में स्थापित किया जाता है। यह भी यहां से एक जानकारी निकल कर आती है। अगला देखिए, राजस्थान में सहकारी साख व्यवस्था। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सहकारी क्षेत्र में काम करती है, और इनकी संख्याएं कितनी क्या है वो आपके सामने आती है। आगे चल के इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है राज्य स्तरीय संघ। राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय जो संघ है सहकारी क्षेत्र के वह टोटल कितने हैं, 23 है। राजस्थान के अंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सीसीबी या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वह कितने हैं, तो यह 29 जो है वो टोटल क्या है, सीसीबी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपके केंद्रीय सहकारी बैंक। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जिला दुग्ध संघ, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर दूध के क्षेत्र के अंदर दूध के सहकारिता के क्षेत्र में सबसे ऊंची संस्था आती है आरसीडीएफ, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन के नाम से जानी जाती है। 1977 में स्थापना होती है जयपुर में। उस आरसीडीएफ के अंतर्गत जिला स्तर के ऊपर जो है वह जिला दुग्ध संघ होते हैं, और राजस्थान के अंदर वर्तमान में 23 जो है वह जिला दुग्ध उत्पादन संघ आते हैं। अगला आता है थोक उपभोक्ता भंडार। राजस्थान के अंदर कुल 38 जो है वो थोक उपभोक्ता भंडार है, और राजस्थान के अंदर प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है वो कितनी है, तो 36 जो है वह राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंक। जब कृषि क्षेत्र के अंदर ऋण लिया जाता है तो अब दो प्रकार के ऋण मिलते हैं, एक मिलते हैं अल्पकालिक, एक मिलते हैं दीर्घकालिक। तो अल्पकालिक ऋण के लिए अलग संस्था आती है जिसमें सीसीबी भी एक संस्था आती है, उसमें पैक्स आती है,
फिर सीसीबी आती है, फिर अपेक्स आती है और फिर नाबार्ड आती है। ये 4 संस्थाएं होती है। जबकि प्राथमिक भूमि विकास बैंक जब दीर्घकालीन ऋण लेना होता है उस समय भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक 2 प्रमुख संस्थाएं आती है। तो वहां से राजस्थान के सभी जिलों में मिलाकर 36 जो है वह प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित है। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इन संस्थाओं में से इनकी संख्या कितनी है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान के अंदर सहकारी साख व्यवस्था, यानी कि राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से क्या व्यवस्था की गई है। ऋणों वाली व्यवस्था, साख का मतलब होता है ऋण, तो पैसों के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए सहकारी क्षेत्र में क्या व्यवस्था है। तो राजस्थान के अंदर 2 प्रकार के जो है वो ऋण मिलते हैं किसानों को। एक मिलता है सहकारी क्षेत्र के अंदर अल्पकालीन ऋण, या फिर इसी को ही बोल एक और आता है मध्यकालीन ऋण, जबकि दूसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। यदि किसान को 1 साल तक का ऋण चाहिए तब आता है अल्पकालीन में, अगर 3 से 5 साल का चाहिए तब आता है आपके मध्यकालीन ऋण, और अगर 5 से लेकर 15 साल तक का चाहिए तो आता है दीर्घकालीन ऋण। राजस्थान के सहकारी व्यवस्था के अंदर, साख व्यवस्था के अंदर अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण व्यवस्था के अंतर्गत जो आपकी व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है, तो 3 स्तरीय व्यवस्था है। जबकि अगर आपको दीर्घकालीन साख चाहिए तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो व्यवस्था है वो कौन सी है, द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय किन किन में है वो आपको समझ जाना चाहिए कि जब अल्प और मध्य की बात आती है तब त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और दीर्घकालीन के लिए द्विस्तरीय। कैसे है ये त्रिस्तरीय द्विस्तरीय, इसको समझिए। देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब है ये 1, ये 2 और ये 3। अगर किसी भी किसान को पैसे चाहिए, ऋण चाहिए, किस प्रकार का, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो किसान क्या करेगा, सबसे पहले वह अपना आवेदन किसको देगा, वह इस पैक्स को देगा। पैक्स बोले तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में इसको पैक्स बोलते हैं। यह सबसे निचले स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, प्राथमिक स्तर पर होती है, सबसे निचले स्तर पर। इसको जैसे ही किसान आवेदन देता है तो यह आवेदन पैक्स के द्वारा किसको भेज दिया जाता है, यह भेज दिया जाता है इसको, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसको बोला जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सीसीबी के रूप में ये जानी जाती है, और यह जिला स्तर के ऊपर होती है, मध्यम स्तर की। तो इस आवेदन को इस पैक्स के द्वारा इस सीसीबी को भेज दिया जाता है। सीसीबी जो है वह इस आवेदन को चेक करती है कि जो किसान ने आवेदन भेजा है क्या वह सही है कि नहीं है। जैसे ही अगर इस सीसीबी को लग जाता है कि वह आवेदन सही है तो ये वापस इसे पैक्स को रिपोर्ट कर देती है कि वह आवेदन सही है। फिर पैक्स इसको सीधा का सीधा किसको भेज देता है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को भेज देता है। इसको अपेक्स के रूप में जाना जाता है, अपेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। जयपुर में यह स्थापित हो रखी है। राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक अपेक्स जानी जाती है, जो कि शीर्ष संस्था है, राज्य स्तर पर होती है। और फिर अपेक्स जो है यह अपने ऋण की व्यवस्था नाबार्ड से करती है। नाबार्ड जो है वो ऋण देती है इस अपेक्स को। अपेक्स जो है वह इस पैक्स के कहने पर ऋण उपलब्ध करवा देती है किसान को। जबकि सीसीबी का काम क्या है, सीसीबी का काम यह है कि जो आवेदन भेजा है पैक्स को किसान ने, उसके ऊपर जो है वो जांच करने का काम किसका है, सीसीबी का है। तो ये आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए देखो, प्राथमिक स्तर, जिला स्तर या फिर आपके शीर्ष स्तर, इन 3 स्तर की वजह से अल्प और मध्यमकालीन ऋण व्यवस्था कैसी होगी, त्रिस्तरीय। जब अब आइए इसके ऊपर आपके द्विस्तरीय के ऊपर, दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था है। द्विस्तरीय कैसे है कि इसमें केवल 2 ही स्तर है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण किसान को ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसको जिला स्तर पर जाना पड़ता है। तो प्राथमिक या फिर जिला स्तर के ऊपर किसानों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होता है, वहां पर जाके आवेदन करना पड़ता है। इस प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा जो आवेदन है वह भेज दिए जाते हैं। शीर्ष स्तर की राजस्थान के अंदर संस्था आती है जो कि दीर्घकालीन ऋण देती है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। इसके द्वारा जो है वो ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दीर्घकालीन जो ऋण है वह आपके किस प्रकार की है, द्विस्तरीय व्यवस्था है, जबकि अल्प एवं मध्यमकालीन जो ऋण व्यवस्था है वो कैसी है, द्विस्तरीय आती है। अब देखिए, अब आते हैं अपन आपके सहकारी समितियों के ऊपर। राजस्थान के अंदर सहकारी समितियां कौन कौन सी है, कब क्या बनाई जाती है, उसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है, भारत के अंदर सहकारिता आंदोलन की जड़ें जो है वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में है। क्यों, कहने का मतलब क्या है कि सहकारिता का उदय होने का मुख्य कारण यही था कि पैसों की जो है वो तात्कालिक, यानी कि अभी कुछ समय के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो कहाँ से लेके आए। बैंक के लिए बहुत बड़ी मातापोड़ी है,
बैंक के जो आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्याज दरें हैं वो काफी भारी पड़ती है। तो तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि किसानों के लिए हमेशा से ऐसी स्थिति आती थी कि मुझे 2-3 महीने के लिए अगर पैसे मिल जाए तो मेरी खेती अच्छी हो जाए। तो किसानों से जुड़ी हुई मुख्य रूप से जो है वो राजस्थान या फिर भारत के अंदर सहकारी आंदोलन आने का सबसे बड़ा रीजन यही था, कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार के लिए या फिर कृषि क्षेत्र में आवश्यकताओं के लिए जो है वह आपके सहकारिता आंदोलन चलाया गया था। सहकारिता का मतलब क्या होता है, सहकारी समितियों में सामान्य जानकारी लिखी हुई है। सहकारी समिति का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक कार्य के लिए अगर 10 या फिर उससे अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो उसे सहकारी समिति कहा जाता है। वैसे सहकारिता का मतलब ये नहीं है कि 10 ही होने चाहिए, वैसे तो 2 या 5 इतने भी चल सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन में लिखा जाता है कि भाई 10 या फिर उससे ज्यादा अगर लोग मिलकर एक अगर समिति बना लेते हैं तो उसे सहकारी समिति कहा जाता है। इसी प्रकार से समिति के अंदर सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखा जाता है और सभी को हिस्सा जो है उसकी राशि के अनुसार समान लाभ मिलता रहता है। आप सभी ने देखा भी होगा सहकारिता के अंदर, मान लो कि 10 लोग मिल गए हैं और 10 ने अगर 100 रुपए मिलाकर अगर टोटल अगर 1000 रुपए मिला लिए हैं तो 1000 रुपए किसी को अगर आवश्यकता होगी तो उसको दे देंगे, वो उसका ब्याज समेत वापिस दे देगा फिक्स टाइम पीरियड में। ऐसे ही चलता रहता है सहकारिता वाला जो सिस्टम है। जो अपन ने देखा था राजस्थान के अंदर सहकारिता त्रिस्तरीय है, अल्प एवं मध्यमकालीन ऋणों के लिए, और द्विस्तरीय है दीर्घकालीन ऋणों के लिए, जो इसमें सामान्य जानकारी मिलती है। एक और अगली चीज, सहकारी समितियां सहकारिता के ढांचे में सबसे निचले स्तर पर या फिर प्राथमिक स्तर पर होती है। सहकारी जो समिति होती है ये सबसे निचले स्तर पर होती है जहां पर लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं सहकारी समिति के माध्यम से। अब देखिए आगे, कार्यों के आधार पर गठित विभिन्न सहकारी समितियां निम्न है। किस सहकारी समिति का क्या काम है उसके आधार पर अलग अलग भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। जैसे कि सबसे पहली आती है कि राजस्थान के अंदर यदि आपको अल्प एवं मध्यमकालीन ऋण लेना है तो उसके लिए जो है वह आपके कुछ विशेष प्रकार की जो है वह आपके समितियां गठित की जाती है, जिसमें सबसे पहले आती है जो आपने पढ़ी थी सबसे निचले स्तर के ऊपर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, या फिर जिसको अपन ने पैक्स कहा था, जिसको किसान अपना आवेदन देता है, वह आती है पैक्स। तो ये समितियां जो होती है वह सदस्य कृषकों को अल्पकालीन जो फसली ऋण होते हैं, फसली सहकारी ऋण, वो नगद तथा कृषि आदान यथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक दवा, यानी कि कृषि आदान कोई उपकरण उपलब्ध करवा सकता है, उन्नत बीज देकर भी जो है वो काम हो सकता है, खाद देकर भी हो सकता है। भाई किसान को मान लो पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए, भाई मुझे खाद लाना है, तो ये सहकारी समितियां क्या करती है, किसान को डायरेक्ट खाद ही उपलब्ध करवा देती है, भाई पैसे मतलब खाद ले ले, जो आपकी सहकारी जो समितियां वहां पर मिलता भी होगा। उन्नत बीज, मैं पैसे लेकर बीज लेके आऊंगा, किसान को बोलेंगे डायरेक्ट आप बीज ले लो, तो बीज की सुविधा कर दी जाती है। ये पैक्स के द्वारा ये किया जाने वाला काम आता है। पैक्स के बाद में अगर अपन बात करें तो पैक्स सीसीबी के माध्यम से जो है वो अपेक्स के पास में अपना आवेदन भिजवाती है, और अपेक्स जो है वो भारत के राजस्थान के अंदर केवल एक ही बैंक है अपेक्स, और यह जयपुर के अंदर स्थापित हो रखी है, और 14 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है वह सहकारी बैंक के रूप में जानी जाती है अपेक्स बैंक, जयपुर में स्थापित है 1953 में। और जिला स्तर के ऊपर अपन ने देखा भी था कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो कि राजस्थान में वर्तमान में 29 टोटल क्या है केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। ये आ जाती है ऋण के लिए। दूसरी ऋण के लिए आती है वह समिति आती है दीर्घकालीन सहकारी साख समितियां, यानी कि लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर आपको ऋण लेना है तो उसके लिए दीर्घकालीन ऋणों के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था अपन ने देखी थी। और इसके लिए देखो मुख्य रूप से राज्य के अंदर चूंकि दीर्घकालीन ऋण जब ही लिए जाते हैं जब एक बड़ा इन्वेस्ट करना चाहता है किसान। राज्य में किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज यंत्र, अगर किसी प्रकार का बड़ा यंत्र चाहिए, वे वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग एवं सिंचाई साधनों के विस्तार और बेहतर जल प्रबंधन व विविध संबंधित कार्यों के लिए सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण लगभग 5 से लेकर 15 वर्ष का जो टाइम पीरियड है यह दीर्घकालीन ऋण का माना जाता है। और सहकारी साख सुविधाएं दीर्घकालीन सहकारी साख समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसान कम टाइम पीरियड के लिए छोटा सा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो अल्प एवं मध्यमकालीन ऋण ले सकता है। अगर कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, जैसे कि कोई बड़े कृषि उत्पाद जो आदान है वो खरीदना है, कोई बड़ी मशीन खरीदनी है, सिंचाई की सुविधाएं विकसित करनी है, ट्यूबवेल करवानी है, ऐसी कंडीशन के अंदर किसान जो है वो दीर्घकालीन ऋण लेता है, जो इसमें 5 से 15 वर्ष तक आता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं आती है, जैसे कि प्रदेश के अंदर पहली बार भूमि बंधक बैंक जो है वह इसकी स्थापना कहां और कब होती है, अभी देखा था 1924 के अंदर अजमेर में राजस्थान के अंदर पहली बार प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना होती है, और 1928 के अंदर जो है वो ब्यावर के अंदर की जाती है। तो राजस्थान का पहला भूमि बंधक बैंक अजमेर 1924 और ब्यावर 1928 में दूसरा आ जाता है।
शीर्ष स्तर के ऊपर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जो अभी अपन ने देखा था कि राजस्थान के अंदर द्विस्तरीय जो दीर्घकालीन ऋण है उनको लेने के लिए मुख्य रूप से राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक होती है, जो कि सबसे ऊंची संस्था है। 26 मार्च 1957 को इसकी स्थापना होती है। जयपुर के अंदर इसका क्या आता है, मुख्यालय आता है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जो अभी अपन ने ये देखी थी ना, यहाँ पर दीर्घकालीन ऋणों के लिए जो यहाँ पर जिला स्तर पर जो ये संस्था ऋण देती है, वैसे इसको स्टार्टिंग में भी देख लिया था। ये जो संस्था है ये प्राथमिक स्तर के ऊपर या फिर जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, यह राजस्थान के अंदर 36 है और ये राजस्थान के अंदर 1 है। जो सीसीबी है राजस्थान के अंदर 29 है। ये सामान्य जानकारी थी जो अपन ने देखी थी, ये राजस्थान के अंदर 1 है। इनकी अपन ने बात कर ली। इसकी जब अपन बात कर रहे हैं तो बात हो रही है इसकी, यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, इसकी बात हो रही है जो आपके जिला स्तर के ऊपर दीर्घकालीन ऋण देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होती है। ये राजस्थान के अंदर टोटल कितनी है, 36 है। इसके बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगली आती है विपणन सहकारी समितियां। राजस्थान के अंदर विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग, किसी भी माल को बेचने के लिए कुछ सहकारी समितियां बनाई जाती है। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि काम के आधार पर सहकारी समितियां कैसी कैसी है। तो काम के आधार पर अभी अपन ने देखा था ऋण के आधार पर, ऋण में अपन ने अल्पकालीन और मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ये दोनों देख लिया। अब अगला काम आता है विपणन। विपणन के लिए जो है वह सहकारी समितियां कौन कौन सी है, तो विपणन किसका, तो किसानों को समय समय पर, विपणन का मतलब किसानों को चीजें उपलब्ध करवाना, जैसे कि रासायनिक खाद हुआ, उर्वरक हुआ, कीटनाशक हुआ, दवाइयां हुई, कोई भी उन्नत बीज हुआ, ये उपलब्ध करवाने के लिए कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उन्हें अन्य उपभोक्ता सामग्री वितरण का कार्य करने हेतु मंडी स्तर के ऊपर ही क्या मिल जाना चाहिए, प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां कार्यरत करती है। यानी कि किसानों को ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ही बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, इनके लिए जो काम करने वाली संस्थाएं होती है वह कहलाती है विपणन सहकारी समितियां। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा राजफेड का। राजफेड जो है ये राजस्थान के अंदर एक प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर विपणन करने वाली एक सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है राजफेड, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को होती है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर राजफेड का मुख्यालय है और स्थापना 1957 में होती है 26 नवंबर के दिन। यह राजफेड जो संस्था है यह एक प्रकार से विपणन की जो है वो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है राजस्थान के अंदर। इसके द्वारा खाद भी उपलब्ध करवाया जाता है राजफेड के द्वारा। एमएसपी के ऊपर जो किसानों की उपज है उसका भी खरीद जो है वो राजफेड ही करता है। ये आपको इसमें जानकारी पता होनी चाहिए। राजफेड के द्वारा जयपुर के अंदर पशु आहार की जो फैक्ट्री है उसका संचालन भी किया जाता है। इतने सारे काम जो है वो राजफेड संस्था करती है। अगली आती है उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियों का मतलब जो आपके कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनके लिए विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे कार्य है जो सहकारिता के स्तर पर किए जा सकते हैं, उनके लिए जो समितियां बनाई हुई है उनको बोला जाता है उपभोक्ता सहकारी समितियां। इनके अंदर देखिए जैसे कि यह समितियां उपभोक्ताओं को उचित मूल्य के ऊपर अच्छी किस्म की कोई भी दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ भी चाहिए, जैसे मान लो कि आटा चाहिए, कि तेल चाहिए, साबुन चाहिए, जो दैनिक कार्य के लिए किसी भी उपभोक्ता को चाहिए वो सारे के सारे उपलब्ध करवाने के लिए ऐसी सहकारी समिति बनाई जाती है, उपभोक्ता सहकारी समितियां। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राज्य के अंदर उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन जो है उसका प्रारंभ अजमेर से माना जाता है 1919 के अंदर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है। देखिए सहकारिता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन। यानी कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य के ऊपर अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसके विरोध के अंदर जो आंदोलन किया गया वो था उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन, जो कि राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर जो रेलवे कर्मचारी थे उनके द्वारा अजमेर के अंदर 1919 में यह प्रारंभ किया गया था उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन। जो आपको पूछा जाए तो बता देना 1919 अजमेर के अंदर जो है वो रेलवे कर्मचारियों के द्वारा शुरू होता है। अगला देखिए उपभोक्ता सहकारिता समितियों के अंदर ही उपभोक्ताओं के लिए एक सबसे बड़ी, यानी कि उपभोक्ता सहकारिता के अंदर सबसे बड़ी संस्था आती है जिसको कॉनफेड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ कॉनफेड के रूप में इसको जाना जाता है, जिसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को होती है। कब होती है? 27 मार्च 1967 को जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय आता है कॉनफेड का, जो कि राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी उपभोक्ता के लिए एक संस्था आती है कॉनफेड। महिला नागरिक सहकारी बैंक, यानी कि महिलाओं के लिए जो है, महिला नागरिक जो है वह राजस्थान में, उनके लिए सहकारी बैंक जो है उसकी स्थापना भी राजस्थान के अंदर की जाती है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 6 जो है वह महिला नागरिक सहकारी बैंक है, जिसमें से 2 है उदयपुर में, 2 है जयपुर के अंदर, 1 है कोटा में और 1 है भीलवाड़ा में। ये टोटल 6 क्या है, महिला नागरिकों के लिए सहकारी बैंक आते हैं। राजस्थान के अंदर यदि आपको पूछ ले कि पहला
महिलाओं के लिए जो है वह नागरिक सहकारी बैंक कहाँ पर स्थापित होता है, तो राजस्थान के अंदर पहला महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर के अंदर स्थापित होता है, जिसका नाम क्या था, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक। इस नाम से 1995 में 30 अगस्त 1995 में जयपुर के अंदर जो है वो सबसे पहली बार महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। इसके अलावा महिला नागरिक सहकारी बैंक जो है वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित एक बैंक है, जो सहकारिता के ऊपर आधारित बैंक आता है। अगला आता है प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां। देखो अभी अपन ने बात की थी सबसे पहले साख के लिए, साख व्यवस्था के लिए। उसके बाद में अपन ने जो बात की थी वो मुख्य रूप से की थी विपणन के लिए। उसके बाद में अपन ने विपणन के बाद में जो बात की थी वो मुख्य रूप से कृषि आदानों के लिए अपन ने बात कर ली थी, महिलाओं के लिए बात कर ली। अभी आती है दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध के क्षेत्र में सहकारी समितियां कौन कौन सी है और कैसे काम करती है। मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर दूध के लिए भी 3 प्रकार की त्रिस्तरीय समितियां होती है। एक होती है प्राथमिक स्तर पर, एक होती है जिला स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। जो राज्य स्तर पर ऊपर दुग्ध के लिए सहकारी समितियां होती है उनको बोला जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF के रूप में जानी जाती है। वही जिला स्तर पर जो होती है उनको जिला दुग्ध उत्पादन या फिर जिला दुग्ध संघ के रूप में ये जानी जाती है। और प्राथमिक स्तर पर जो होती है वह यही है, प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां के रूप में जो है वह सबसे निचले स्तर पर मानी जाती है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूध उत्पादक जो है उनको दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद दुग्ध जो पदार्थ है उसका उचित मूल्य को उपलब्ध करवाने ग्राम स्तर के ऊपर, प्राथमिक स्तर के ऊपर प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां कार्यरत है। कहने का मतलब क्या है, आप सभी लोगों ने देखा होगा आपके ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक छोटी सी जो है वो दुकान होती है, जहां पर ऐसे छोटी सी एक मशीन लगी हुई रहती है जिसके ऊपर फैट नाप कर दूध लिया जाता है। क्योंकि उस फैट के आधार पर ही जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको अच्छा मूल्य दिलवाना और उसी फैट के आधार पर वापस जो है वो लोगों के पास में उस दूध को जो है वो उचित मूल्य के ऊपर उपलब्ध करवाना या शुद्धता के साथ में उपलब्ध करवाना, ये दोनों के दोनों काम जो है वह इस समितियों के द्वारा किए जाते हैं। जिसमें सबसे निचले स्तर पर आती है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां, जो किसके लिए काम करती है, जो आपके ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर काम करती है। ये आपके पहली बात आती है। राजस्थान के अंदर दुग्ध सहकारिता जो है यह कितने स्तर की है दुग्ध सहकारिता, तो यह भी 3 स्तर की है। जिस प्रकार से साख व्यवस्था राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय है अल्प एवं मध्यम के लिए और द्विस्तरीय है दीर्घ के लिए, उसी प्रकार से दुग्ध सहकारिता राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था रखती है। कैसे है वो इस प्रकार से, राजस्थान के अंदर दुग्ध सहकारिता के लिए सबसे बड़ी संस्था जो है वह आती है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के रूप में इसको जाना जाता है। ये राजस्थान के अंदर पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने व उपभोक्ताओं को शुद्ध दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में 1977 में स्थापित की गई थी। RCDF जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। RCDF का 1977 में स्थापित होती है, सबसे बड़ी संस्था है दुग्ध सहकारिता के अंदर। राजस्थान के अंदर दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व जो है वो मुख्य रूप से इसी पर ही आता है। जिला स्तर के ऊपर दूसरी संस्था आती है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जो आती है वह कहलाते हैं जिला दुग्ध संघ। क्या कहलाते हैं, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के रूप में ये जाने जाते हैं। राजस्थान के अंदर जो जिला दुग्ध उत्पादन संघ है ये वर्तमान में टोटल कितने हैं, तो 21 जो है वह जिला दुग्ध उत्पादन संघ है। मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों के अंदर जो है वो ये यहाँ से दूध लेने का वगैरह वगैरह ये काम करते हैं। इसके बारे में जो है ये सामान्य आपके यहाँ से जो जानकारी वो निकल के आती है। ग्रामीण स्तर के ऊपर ये आती है जिला दुग्ध उत्पादन संघ, ये 21 नहीं है, ये 23 है, 23, ठीक है। RCDF के संबंधित आती है राजस्थान के अंदर 23 जो है वो जिला दुग्ध उत्पादन संघ है वर्तमान के अंदर। ये प्राथमिक दुग्ध उत्पादन यानी कि जो निचले स्तर पर प्राथमिक जो आपके दुग्ध उत्पादन समितियां हैं उनको और RCDF के बीच में एक प्रकार से कड़ी का काम करती है आपके जिला दुग्ध उत्पादन संघ जो है वह मुख्य रूप से। और तीसरे स्तर पर जो आती है वह ग्रामीण स्तर के ऊपर आती है प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समितियां, जो कि दुग्ध का संकलन का मुख्य काम जो है वो इनका ही होता है। ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ये दुग्ध का इकट्ठा करके और फिर उन दूध को किसके पास में भिजाती है, जिला दुग्ध संघ के पास में या फिर जिला दुग्ध उत्पादन संघ के पास में, और वहां से फिर दूध कहां पर जाता है, तो RCDF के पास में फिर वो दूध आपके जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में सहकारिता के विकास हेतु प्रयास, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर राजस्थान के अंदर सहकारिता के क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से नवाचार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, उनके ऊपर विशेष रूप से अब अपन चर्चा करेंगे, जो चैप्टर का अंतिम दौर होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आती है आपके एक मुश्त समझौता योजना। एक मुश्त समझौता योजना जो कि वर्ष 2020-21 के अंदर लाई गई थी। देखो ये योजना क्या है,
आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा एक मुश्त समझौता योजना का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लो कि किसी ने दीर्घकालीन ऋण ले रखा है और दीर्घकालीन ऋण के अंदर समस्या ये हो गई कि वो ऋण चुका नहीं पा रहा है, उसके ऊपर कई सारा ब्याज भी जुड़ गया है और जो मूलधन था वो भी जुड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पैसे कई सारे हो गए। तो इस योजना के तहत यानी कि इस एक मुश्त समझौता योजना के तहत कि एक ऐसा समझौता किया जाएगा जिसमें ब्याज दर के जो भी आपके मूलधन और जो भी आपके ब्याज वाला जो पैसा है उन सभी को जोड़ जुड़ा के एक ही फिक्स अमाउंट कर लेंगे और वो दे दीजिए और आप जो है वो छुटकारा पा लीजिए इस ऋण से। 2020-21 के अंदर ये योजना लाई जाती है। मुख्य रूप से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो है उनके सदस्यों के अवधि पार ऋण यानी कि ऐसे ऋण जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उनकी वसूली करने के लिए एक मुश्त समझौता योजना 2020-21 के अंदर लागू की गई थी। ये पहली योजना आती है। अगली आती है 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना। कस्टम हायरिंग केंद्र, देखो सहकारिता के द्वारा ही, सहकारिता के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि ऐसे केंद्रों की, ऐसे सेंटरों की स्थापना की जाएगी जहां पर किसानों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र होते हैं जो किसानों को मुख्य रूप से चाहिए होते हैं, जैसे कि बड़ा कोई हड़प्पा हो गया 4-5-6 लाख रुपए का जो किसान ला नहीं सकता, उनको किसानों को किराए के ऊपर जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए या फिर कृषि आदान केंद्र के रूप में जो है वह आपके कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की जाती है। बजट 2020-21 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2020 के अनुसार जो है वो प्रदेश के अंदर किसानों को किराए के ऊपर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य रूप से जो है वो 100 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जो है वो की जाएगी, ये घोषणा इसमें की गई थी। अगली आती है निजी गौण मंडियां घोषित, यानी कि निजी का मतलब है प्राइवेट क्षेत्र की गौण मंडियां, यानी कि गौण का मतलब छोटी 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 मंडियां जो है वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जो है वो लोगों के द्वारा स्थापित की जा सकती है, उसकी जो है वो इसके अंतर्गत घोषणा की गई है। और मुख्य रूप से जो है वो राजस्थान के अंदर अपने खेत के नजदीकी किसानों के द्वारा जो है वो अपनी उपज बेचने की सुविधा देने के लिए जो है वह लगभग 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं कृषि जो आपके क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं उनके द्वारा निजी गौण मंडियां स्थापित करने के लिए जो है आपके घोषणा की गई थी। अगला कुछ एक और नवाचार आता है, मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत। भाई मुख्यमंत्री जी ने 11 जुलाई 2019 को, याद रखना है 11 जुलाई 2019 के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसी वैन जो है उसको शुरू किया था जिसके अंदर एटीएम लगा हुआ था और सहकारी क्षेत्र के अंदर जो भी आपके किसान या फिर जो भी लोग जुड़े हुए थे वो वैन जो है वो लोगों के खेतों तक, घरों तक आराम से घूम के आती थी गाँवों में और वहां से लोग आसानी से पैसे निकाल लेते थे। इसको कहा गया था मोबाइल एटीएम वैन, जो कि इसी सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना आती है। अगला आता है सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, यानी कि फसलों के ऊपर जो भी ऋण है उन ऋणों को ऑनलाइन स्तर के ऊपर यानी कि ऑनलाइन ही सारा का सारा जो आपके फसली ऋण है उसका पंजीकरण का और वितरण का जो काम है उसको लेकर जो है वह खरीफ की फसल 2019 जो है वहां से सहकारी फसली ऋण जो है ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 जो है इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ जो है वो 3 जून 2019 से इसका किया गया था। मुख्य रूप से घोषणा जो है वो कर दी गई और खरीफ की फसल जो थी उसमें 3 जून 2019 से इसको शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो है वो एक पोर्टल बनाया जाता है, सहकारी फसली ऋण पोर्टल। सहकारी फसली ऋण पोर्टल जो है यह सर्जन किया जाता है इसका और ये इसमें बनाया जाता है। इस योजना को यानी कि जो आपके सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन जो आपके पंजीयन एवं जो वितरण योजना है, इस योजना का क्रियान्वयन पैक्स और लैंप इन दोनों संस्थाओं के द्वारा एवं सहकारी बैंक जो है उसकी शाखाओं के स्तर पर किया जा रहा है। पैक्स अपन ने संस्था पढ़ी थी, पैक्स संस्था सबसे निचले स्तर पर थी अल्प एवं मध्यकालीन ऋणों के लिए, उसके ऊपर सीसीबी फिर आती थी अपेक्स। तो पैक्स आ गई एक, तो एक लेम्पस संस्था आती है जो भी अपन पढ़ेंगे लेम्पस संस्था, वो भी एक इंपॉर्टेंट संस्था आती है, लेम्पस के रूप में ये जानी जाती है। इनके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इन्होंने जयपुर के अंदर 11 जुलाई 2019 के दिन सहकारी क्षेत्र जो है उसके अंदर ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की शुरुआत की गई थी। देखो शुरुआत होती है 11 जुलाई 2019 को, जबकि 3 जून 2019 को जो है वो इसका शुभारंभ यानी कि एक प्रकार से घोषणा कर दी जाती है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर सहकारी क्षेत्र के अंदर ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई, यानी कि सारा का सारा सहकारी क्षेत्र का ऋण ऑनलाइन करने का जो पहली बार किसी राज्य ने किया था भारत के अंदर, तो वह राजस्थान ही आता है। उसके बाद में सहकारी क्षेत्र के अंदर सुपर स्टोर जो है इसकी श्रृंखला भी शुरुआत की गई। सुपर स्टोर का मतलब एक ऐसी दुकान स्थापित की जाएगी सहकारी क्षेत्र के अंदर जहां पर सारे के सारे सामान मिल जाएंगे उपभोक्ताओं को। तो प्रदेश के अंदर सहकारी क्षेत्र के अंदर सुपर स्टोर जो है इनकी श्रृंखला शुरू की गई थी जिसके उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त
जो उत्पाद है वो एक ही छत के नीचे, यानी कि एक ही मॉल ऐसा स्थापित किया जाएगा जहां पर जो है वो आपके सारे के सारे सामान उपभोक्ताओं को मिलेंगे। जयपुर के अंदर जो है वो न्यू सांगानेर रोड के ऊपर स्वेज फार्म के ऊपर सुपर स्टोर की शुरुआत 4 फरवरी 2019 को की गई। यानी कि राजस्थान का पहला सहकारी क्षेत्र का सुपर स्टोर कहां और कब स्थापित होता है, तो 4 फरवरी 2019 को न्यू सांगानेर रोड जो है वहां पर स्वेज फार्म जयपुर के अंदर स्थापित होता है। अगला एक और आता है राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। यानी कि सहकारी क्षेत्र की व्यक्तिगत अगर दुर्घटना हो रही है किसी की, उसके लिए एक बीमा योजना लाई गई जिसको राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कहा जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए इसके तहत 10 लाख रुपए तक का जो है वो दुर्घटना बीमा, यानी कि अगर किसी के साथ में दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का उसको क्या मिलेगा, बीमा मिलेगा। इसके लिए उसको 188.80 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के हिसाब से जमा करवाने होंगे, जो इस बीमा के लिए प्रीमियम राशि के रूप में जानी जाती है। इस योजना के तहत जैसे कि बीमित किसान कोई आंख है, हाथ है, एक पैर है, किसी प्रकार की अगर स्थायी अगर अपंगता होती है तब तो मिलेगा 5 लाख रुपए, और अगर कोई 2 अंगों के अंदर या फिर अगर दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है ऐसी कंडीशन के अंदर मिलने वाले हैं 10 लाख रुपए। तो ये एक प्रकार से सहकारी क्षेत्र की एक दुर्घटना बीमा योजना आती है। आगे आता है महिला विकास ऋण योजना। राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र के माध्यम से महिलाओं के विकास हेतु ऋण की व्यवस्था जो है वो की जाती है, और महिलाओं को आय के साधन जुटाने की दृष्टि से भूमि जो विकास बैंक है उनके द्वारा ही महिलाओं के लिए, मुख्य रूप से महिलाओं के विकास के लिए ऋण के अंतर्गत महिलाओं को अकृषि उद्देश्य, यानी कि ऐसे उद्देश्य जो कि अकृषि वाले हो, वहां पर जैसे कि डेयरी का हुआ, इनके लिए अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण जो है वह उपलब्ध किया जा सकता है। इसके अंदर ऋण की अवधि जो है वो 5 साल है, यानी कि महिलाओं के लिए महिला विकास ऋण योजना 5 साल तक 50,000 रुपए तक का ऋण जो है वो महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा सकता है। अगला आता है उच्च शिक्षा ऋण योजना। महिला या फिर बालिकाएं या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन अगर लेना है, उसके लिए जो है वो ऋण की व्यवस्था इसमें की जाती है, सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ही है। राजस्थान प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण के लिए आता है, उसके ऋण सदस्यों, जो भी ऋणी सदस्य हैं, उनके बच्चों के लिए, जो भी आपके अगर मान लो कि अगर पीजी करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं, उनके अध्ययन के लिए उनको 5 वर्ष के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण दिया जा सकता है। ध्यान रखना है, दीर्घकालीन ऋण लेने वाले जो आपके प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको ही ऋण दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, और 80% तक जो भी कम हो वह इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें जोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री जल धारा योजना, ये भी एक प्रकार की योजना जो है वो सहकारी क्षेत्र की ही आती है। कृषकों को डार्क जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर भूमिगत जो जल है वो लगभग विलुप्त हो गया हो, यानी कि गायब ही हो गया हो। लगभग राजस्थान के 295 कुछ ऐसे ब्लॉक है जिनमें से 205 के आसपास ब्लॉक डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं। और डार्क जोन के अंदर जो भी आपके लघु सिंचाई योजनाओं के उद्देश्य जो है, जैसे कि नलकूप हुआ या फिर कोई आपके कूप जो है उसका घेरा करवाना, नलकूप निर्माण के अंदर पंप सेट के स्थापित करना, विद्युतीकरण जो है वह हो गया, या फिर 5 से लेकर 15 वर्षों की अवधि के लिए जो भी ऋण उपलब्ध करवाने के लिए SC ST या फिर शहरिया वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि 6 जिले उसमें उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, इन क्षेत्रों की लगभग 25 पंचायत समितियां जो है उनके अंदर मुख्यमंत्री जनजातीय जल धारा योजना जो है वह आपके लगभग जो है वह 15 दिसंबर 2007 के दिन शुरू की गई थी। मुख्य रूप से जलधारा योजना का यही है, जो लक्ष्य है वो ये है कि डार्क जोन वाले जो एरिया हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए। अगली संस्था आती है जो अपन बात कर रहे थे, लैंप्स संस्था। क्या है लैंपस संस्था जो है वह आती है मुख्य रूप से लार्ज, देखो L4 होता है लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये होती है आपके लैंपस की अगर अपन बात करें तो यह है वृद्धाकार कृषि बहुउद्देश्य सहकारी समितियां, यानी कि बड़े आकार की जो सहकारी समितियां होती है कृषि से जुड़ी हुई, उन संस्थाओं को कहा जाता है लैंपस। सहकारी क्षेत्र के अंदर देश की जो है वो पहली करेंसी आपके चेस्ट ब्रांच सेवा जो है उसकी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन जो है वो शुरुआत की जाती है, इसके अंतर्गत ये आती है। इस लैंपस के द्वारा मुख्य रूप से शीत भंडारों का भी विकास किया जाता है। सहकारी शीत भंडार जैसे कि जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर इसबगोल के लिए जो है वो कारखाना, आबू रोड के अंदर, जयपुर के अंदर जो है बर्फ का कारखाना जो है वो स्थापित किया जाता है, सहकारी क्षेत्र के अंदर संचालित होते हैं। तो सहकारी क्षेत्र का ही इसबगोल का कारखाना जो है वो आबू रोड में है, सहकारी क्षेत्र का ही शीत भंडार है जयपुर और अलवर में, सहकारी क्षेत्र का बर्फ का कारखाना है जयपुर के अंदर, ये आपके वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है वो लैंपस एक संस्था आती है, लैंपस की फुल फॉर्म याद रखना है, लार्ज एग्रीकल्चरल आपके मल्टी
पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इसकी जो है फुल फॉर्म आती है। ये सहकारी क्षेत्र के अंदर जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं, कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें आती हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।